हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। हम लोग रोज़ सुबह 11 बजे करते हैं अपनी सीटेट के लिए साइंस की क्लासेस, जो कि सेकेंड पेपर के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाली है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है क्रिप्टन, दूसरा है मिट्टी का तेल, तीसरा है कार्बन स्टील और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार सभी लोग आंसर कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी साथी लोग इसका आंसर कर देंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का तेल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके कारण किसी पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है जबकि वह अपनी अवस्था में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है जबकि वह अपनी अवस्था में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होता है। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा, जाली ऊर्जा, ऊष्मा की कमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग एक बार इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो जितने लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं या फिर बाद में जुड़ने वाले हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने साथी मित्रों के पास में और क्लास को लाइक कर लेंगे सभी लोग। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? गुप्त ऊष्मा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका बिल्कुल सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको पदार्थ का रूप नहीं माना जाता। आपको बताना है इनमें से किसको पदार्थ का रूप नहीं माना जाता है। पहला है परमाणु, दूसरा है पानी, तीसरा है आर्द्रता, चौथा है इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इनमें से किसको पदार्थ का रूप नहीं माना जाता है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? आर्द्रता को पदार्थ का रूप नहीं माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब उबलते पानी में ऊष्मा की आपूर्ति लगातार होती है तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान क्या हो जाता है। आपको बताना है बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, भाप उत्पन्न होने तक तेजी से बढ़ता है, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, नहीं उठता है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं उठता है। क्या होता है जब उबलते पानी में ऊष्मा की आपूर्ति लगातार होती है तो वाष्पीकरण के दौरान पानी का तापमान बिल्कुल भी नहीं उठता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब तरल तेजी से घूमता है तो सघन कणों को नीचे की ओर, हल्के कणों को ऊपर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जब तरल तेजी से घूमता है तो सघन कणों को नीचे की ओर और हल्के कणों को ऊपर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस सिद्धांत का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। पहला ऑप्शन है केंद्रा प्रसारण, दूसरा है आंशिक आसवन, तीसरा है वाष्पीकरण, चौथा है टनलिंग। तो बताइए इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब अगर आप डेयरी पर गए हैं तो वहाँ पर एक गोल गोल सी मशीन रहती है जिसमें दूध की फैट निकाली जाती है। उसमें इस प्रकार की नलियाँ बनी रहती हैं पतली पतली चारों तरफ से। उसके अंदर सैंपल को लगाया जाता है, उसके बाद में इसको काफ़ी तेज़ी के साथ घुमाया जाता है। तो ये इसी का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि इसको क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? केंद्रा प्रसारण। क्या हो जाएगा? केंद्रा प्रसारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व उपधातु नहीं है। पहला ऑप्शन है बोरान, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है जर्मेनियम, चौथा है टंगस्टन। का आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर करेंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। आप लोग अपनी क्विक रिवीजन के लिए हमारी ये क्लास रोज़ देखिए। एक दिन आपको साइंस की क्लास मिल रही है और एक दिन आपको सोशल साइंस की क्लास मिल रही है। जिनके पास सोशल साइंस है उनके लिए भी उपयोगी रहने वाले, जिनके पास साइंस है उनको भी एक एक दिन छोड़ छोड़ के हमारी क्लासें मिल रही हैं। तो आप बताइए इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन के टिंचर में विलेय और विलायक का पता लगाएं। आपको बताना है कि आयोडीन के टिंचर में किस प्रकार से विलेय और विलायक का पता लगा सकते हैं। पहला है अल्कोहल विलेय है और आयोडीन विलायक है, दूसरा है आयोडीन विलेय है और अल्कोहल विलायक है, तीसरा है किसी भी घटक को विलेय या विलायक माना जा सकता है, चौथा है आयोडीन की मिलावट कोई समाधान नहीं है। तो आप बताइए
इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? आयोडीन विलेय है और एल्कोहल क्या है? विलायक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? आपको बताना है इनमें से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है। सभी लोग आंसर करेंगे। विद्युत की सुचालक इनमें से कौन सी अधातु हो जाएगी? सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका जीवों में से एक झिल्लीदार नेटवर्क के रूप में मौजूद है जो नाभिक के बाहरी झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक फैली हुई है, जो उनके बीच संबंध बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है। दूसरा है, यह साइटोप्लाज्म में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है। तीसरा है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल होता है। और चौथा ऑप्शन है, यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं, आपको यह बताना था। तो एक बार सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, या ऊर्जा उत्पन्न करता है, यही इसका सही नहीं है, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न करने का काम किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का, इसका नहीं होता। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि गन्ने के पौधे की नोक को खेत से हटा दिया जाता है तो भी यह लंबाई में बढ़ता रहता है, इसकी उपस्थिति के कारण है। सभी लोग आंसर कीजिए कि यदि गन्ने के पौधे की नोक को खेत से हटा देते हैं तो भी यह लंबाई में बढ़ता जाता है, इसकी उपस्थिति का कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है कैम्बियम, दूसरा है एपिकल मेरिस्टेम और तीसरा है पार्श्व मेरिस्टेम और चौथा है इंटरकेलरी मेरिस्टेम। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी आंसर करेंगे एक बार। जितने भी लोग हैं क्लास में सभी लोग शेयर कर देंगे इस वीडियो को। और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं वो अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए, सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए कई सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, आप जाइए चैनल पर और देखिए, आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाली हैं सारी की सारी क्लासेस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरकेलरी मेरिस्टेम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका विभाजन के दौरान आपको बताना है कि इनमें से कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है। आंसर कीजिए इसका सभी लोग एक बार। ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस पहले विभाजित होता है और फिर साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाले पक्षी के पास ऊर्जा का रूप है। आपको बताना है उड़ने वाले पक्षी के पास ऊर्जा किस रूप में है। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, और चौथा है नहीं कह सकते। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और बिजली पास की जाती है तो ऋणात्मक टर्मिनल पर बनने वाले बुलबुले वास्तव में डॉट डॉट गैस होते हैं। तो सभी को इसका आंसर करना है एक बार। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबाया जाता है और बिजली पास की जाती है तो ऋणात्मक टर्मिनल पर बनने वाले बुलबुले वास्तव में क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, फिर नाइट्रोजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या होते हैं? यहाँ पे भरना है हाइड्रोजन गैस होते हैं। क्या होते हैं? वास्तव में हाइड्रोजन गैस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसका परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को डॉट डॉट कहा जाता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर, दूसरा है चार्ज मीटर, तीसरा है इलेक्ट्रोस्कोप, चौथा है चार्जोस्कोप। तो बताना है आपको किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसका परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में छड़ और शंकु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि मानव आँख में छड़ और शंकु के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है
पहला है शंकु मंद प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, दूसरा है शंकु उज्ज्वल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, तीसरा है राड उज्ज्वल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, चौथा है क्षण रंग समझ सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंकु क्या होते हैं, उज्ज्वल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आहार नल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित कर देता है। आमाशय है, ग्रसिका है, क्षुद्रांत है या फिर अग्न्याशय है। तो बताइए आमाशय, ग्रसिका, क्षुद्रांत या फिर अग्न्याशय। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, क्षुद्रांत। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पोषक उर्वरकों में होता है फसलों के लिए। पहला है नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, दूसरा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तीसरा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, चौथा है नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रेशेदार मूल का उदाहरण है। एक बार सभी लोग ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए इसका। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सरसों, चना, मक्का या फिर गाजर। रेशेदार मूल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, मक्का। इसका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशेदार मूल का उदाहरण कौन है, इनमें से है मक्का। आगे देखते हैं। संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। पहला है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, दूसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री और चौथा है विब्रियो कोलरी। तो बताइए इनमें से कौन सा संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, विब्रियो कोलरी। क्या हो जाएगा, विब्रियो कोलरी जो है हैजा फैलने का मुख्य कारण होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैर क्रिस्टलीय या अनाकार है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गैर क्रिस्टलीय या अनाकार है। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है ग्लास, चौथा है सामान्य नमक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर कीजिए, कौन सा गैर क्रिस्टलीय या अनाकार है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ग्लास या शीशा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, ग्लास हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि के स्वर की प्रबलता क्या होती है। तरंग के आयाम के समानुपाती होती है, तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तरंग के वेग के समानुपाती होती है, तरंग के वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, तरंग के आयाम के समानुपाती होती है। क्या होती है, ध्वनि के स्वर की प्रबलता तरंग के आयाम के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ब्रेड में छिद्र गैस के बुलबुले के कारण होते हैं। आपको बताना है कि ब्रेड में जो छिद्र होते हैं वो किस गैस के बुलबुले के कारण होते हैं। आपने देखा होगा कि ब्रेड में जो छिद्र होते हैं, तो आपको बताना है कि वो किस गैस के बुलबुले के कारण हो जाते हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक बड़ी एकल इकाई बनाने के लिए संयुक्त छोटी रासायनिक इकाइयों की एक श्रृंखला को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है पॉलीमर, दूसरा है पॉली, तीसरा है पॉलीथीन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका बताइए 24 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, पॉलीमर। क्या हो जाएगा, पॉलीमर, यहाँ पे भरना है पॉलीमर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पॉलीथीन और पीवीसी के उदाहरण है। आपको बताना है पॉलीथीन और पीवीसी के उदाहरण कौन से हैं। तो एक बार ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक्स। क्या हो जाएगा,
थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं ये पॉलीथीन और पीवीसी के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जिसके द्वारा इसे तार में खींचा जा सकता है कहलाता है। सभी को आंसर करना है इसका कि धातु का वह गुण जिसके द्वारा इसको खींच कर बढ़ाया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं। पहला लचीलापन है, दूसरा है सीटेबिलिटी और तीसरा है धातु, चौथा है आघात वर्धनीयता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, धातु का लचीलापन कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु का लचीलापन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीट और कीट को दूर भगाने के लिए नेफ्थलीन बाल्स का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम, चीनी, कोल तार या फिर एलपीजी। क्वेश्चन है, कीट और कीट को दूर भगाने के लिए नेफ्थलीन बाल्स का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा है चीनी, तीसरा है कोल तार और चौथा है एलपीजी। तो एक बार सभी लोग बताएंगे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। 27 का हो जाएगा। सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, कोल तार। क्या हो जाएगा, कोल तार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उनके अंतर संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध को कहा जाता है। पहला है विविधता, दूसरा है बायोस्फीयर, तीसरा है बायोलॉजी, चौथा है जैव विविधता। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, अधिकतर हर एग्जाम में आता है। यूपी टेट और सीटेट दोनों में समान रूप से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, लगातार हर बार पूछते हैं इसको हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहते हैं इसको हैं, इसको कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं इसको। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन जानवरों की संख्या इस स्तर तक कम हो रही है कि वे विलुप्त होने का सामना कर सकते हैं, वे हैं। आपको बताना है प्रजातियों को कम करना, विलुप्त होने वाली प्रजातियां, लुप्त प्राय प्रजातियां या फिर खतरनाक प्रजातियां। तो एक बार आंसर कीजिए आप लोग 29 का। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, लुप्त प्राय प्रजातियां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुप्त प्राय प्रजातियां। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना संगठित केंद्रक वाली कोशिका कहलाती है। आपको बताना है बिना संगठित केंद्रक वाली कोशिका क्या कहलाती है। तो ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। बिना संगठित केंद्रक वाली कोशिका कहलाती है प्रोकैरियोटिक। क्या कहलाती है, प्रोकैरियोटिक कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आज की आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और जितने साथी लोग नए जुड़े थे हमारे साथ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी सभी लोग एक बार हमारी इस क्लास को अपने सभी साथी मित्रों के पास में शेयर कर देंगे। फिलहाल अभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और बाय बाय।